नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई को लेकर फिर भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव। बोले गरीबों को और गरीब बना रही है सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आज होगा राष्ट्रपति चुनाव का मतदान। यशवंत सिन्हा ने की अपील, अपनी अंतरात्मा की सुने आवाज और मुझे दें वोट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा युवाओं को बेरोजगार बनाकर देश का भविष्य उजाड़ रही है सरकार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बीजेपी का सूपड़ा साफ, कांग्रेस को मिले 90% से अधिक मत। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गेहूं, चावल, दही सब जीएसटी से बाहर। जब पीएम मोदी ने थपथपाई थी अपनी ही सरकार की पीठ, अब उल्टा फैसला तो कांग्रेस ने वीडियो शेयर करके घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महंगाई को लेकर फिर भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव। बोले गरीबों को और गरीब बना रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लाने की जिद में गरीब को और गरीब बना रही है। पौष्टिक आहार पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर आम जनता को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और भाजपा सरकार पैकेज्ड और लेबल वाली दही, लस्सी, पनीर, शहद, मांस, मछली सहित आटा, चक्की, दाल, चीनी, एलईडी लैंप और लाइट्स के साथ चेकबुक, होटल के कमरे आदि पर भी जीएसटी देकर इनकी दरें बढ़ाकर जनजीवन मुश्किल बनाकर जनता का शोषण कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार में $1 के मुकाबले रुपया 80 के पार हो गया है और इससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण विदेशों में पढ़ना, विदेश यात्रा करना सब मुश्किल हो गया है। खाद, बीज, कृषि यंत्र सभी महंगे हो गए हैं। मोबाइल, कार खरीदना महंगा हो गया है। व्यापार घट गया है। आयात महंगा हो जाने से देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। होगा मतदान, यशवंत सिन्हा ने की अपील, अपनी अंतरात्मा की सुने आवाज और मुझे दें वोट। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई सोमवार को है और इससे पहले विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी विधायकों और सांसदों से संविधान और उनके विवेक के अनुसार मतदान करने की अपील की है। और दोस्तों, वीडियो संदेश में उन्होंने दोहराया कि इस साल राष्ट्रपति चुनाव 2 व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। इसीलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और मुझे वोट दें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये एक वीडियो जारी कर बताया। उन्होंने सभी सांसदों से ये कहा कि संविधान में यह प्रावधान है कि वोट गुप्त होगा और कोई पार्टी विप नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्तिगत रूप से ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो किसे वोट देना चाहते हैं। तो वो चाहें तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के मुझे वोट दे सकते हैं। दोस्तों, रबड़ स्टैंप राष्ट्रपति के खिलाफ रहे हैं यशवंत सिन्हा और उन्होंने कहा है कि एक रबड़ स्टैंप राष्ट्रपति देश के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए अगर मुझे चुना गया तो कई सारे कानून उन्होंने गिनाए हैं जिसको लागू करने में वो रुकावट लेकर आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा कानून उन्होंने नागरिकता कानून बताया है और कहा है कि बिना सोचे समझे इस कानून को लाया गया है। इसीलिए अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो जो नागरिकता कानून है, CAA है, उसको लागू होने से वो रोकने का प्रयास करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा युवाओं को बेरोजगार बनाकर देश का भविष्य उजाड़ रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवार की आस तोड़ रही है और देश के भविष्य को उजाड़ रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सवाल मत पूछो, आवाज़ मत उठाओ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मत करो, नए भारत में हक मांगने पर हो जाएगी गिरफ्तारी। युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस तोड़कर देश का भविष्य उजाड़ रही है ये तानाशाह सरकार। और इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी के लिए 2018 में परीक्षा पास किए अभ्यर्थी न्याय की मांग करते हुए नागपुर से पदयात्रा कर 46वें दिन आगरा पहुंचे, जहां उन्हें 4 बसों में ठूसकर विभिन्न जिलों में छोड़ा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी का सूपड़ा साफ, कांग्रेस को मिले 90% से अधिक मत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर में महापौर और पार्षदों की मतगणना जारी है और सबसे चौंकाने वाले परिणाम मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी को मात्र 1% और 2% वोट मिल रहे हैं।
वार्ड 2 में पहले दौर में 575 वोट गिने गए, जिसमें 510 कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को और 11 वोट पुष्यमित्र भार्गव को मिले। और इसी के साथ दोस्तों वार्ड 8 में पहले दौर में 451 गिने गए, जिसमें बीजेपी भार्गव को 8 वोट और संजय शुक्ला को 423 वोट मिले हैं। वहीं वार्ड 39 में 1109 वोट में बीजेपी को मात्र 37 वोट, जबकि संजय शुक्ला को 1117 वोट मिले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गेहूं, चावल, दही सब जीएसटी से बाहर। जब पीएम मोदी ने ये कहकर थपथपाई थी अपनी पीठ और अब पलटा फैसला, तो कांग्रेस ने वीडियो शेयर करके पीएम मोदी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक में जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है और ये बढ़ोतरी सोमवार से लागू होगी। जीएसटी की दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल समेत कई ज़रूरी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर कर उन पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता डिसूजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस ने लिखा है कि खुद ही सुनिए, करीब 5 साल पहले जीएसटी के बारे में मोदी जी ने ये क्या कहा था। और फिर जानिए कि कल से साहब ने अनाज, चावल, दही, लस्सी आदि सब पर जीएसटी लगा दिया है। और इस वीडियो में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले गेहूं, चावल, लस्सी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था, अब ये सब जीएसटी के बाहर टैक्स फ्री है। तो दोस्तों पहले जब गेहूं, चावल, छाछ, लस्सी पर टैक्स नहीं लगाया था मोदी सरकार ने, तो अपनी पीठ थपथपाई थी। अब नौबत ये आ गई है कि इन चीज़ों पर भी टैक्स लगानी पड़ रही है। और इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है और हमला करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी का पुराना ही वीडियो ला करके ट्वीट कर ले रहे हैं, जिससे असहज हो जा रही है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ना डिग्री और ना कोई उम्मीद, यूक्रेन से लौटे छात्रों की हालात को बयां कर वरुण गांधी ने साधा सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और यूक्रेन से सुरक्षित भारत वापस लाए गए छात्रों के हक में आवाज़ उठाई है। वरुण गांधी किसान आंदोलन के समय से ही केंद्र की सरकार पर निशाना साध रहे हैं और युवाओं और किसानों की व्यथा को उठा रहे हैं। वरुण गांधी ने अपील की है कि भारत सरकार को इन छात्रों की सुध लेनी चाहिए। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि ना ही छात्रों के पास कोई डिग्री है, ना ही उनका भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन से लौटे 14,000 छात्रों का स्वागत हमने कितने हर्ष के साथ किया था। इनके माता पिता द्वारा सारी जमा पूंजी लगा देने के बाद भी आज इन छात्रों का भविष्य अधर में फंसा हुआ है। ना डिग्री है और ना डिग्री की कोई उम्मीद है। सरकार को इन छात्रों की सुध लेते हुए इनके भविष्य का रास्ता तय करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी संख्या 14,000 के आसपास है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले संसद सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी इस संबंध में एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा था कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बातचीत की जा रही है और इन छात्रों को समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीएमसी एमएलए का दावा, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के लिए मिला पैसों का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होने जा रही है और जबकि मतगणना 21 जुलाई को होगी और इसके पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए उन्हें पैसे दिए जाने का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन करने वाले ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी बात करना चाहते हैं। वहीं पांडेवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे 2 दिन पहले एक स्थानीय फ्रीलांस रिपोर्टर संजय सिंह का फ़ोन आया था, जिसमें उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने के लिए कहा था और एक दिन बाद उन्हें पता चला कि टीएमसी के जमूरिया विधायक हरे राम सिंह को भी इसी तरह का फ़ोन आया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच गठित की। संजय राउत बोले, फैसला आने तक लागू हो राष्ट्रपति शासन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है। ये पीठ 20 जुलाई को मामले की सुनवाई कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे
और एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दोस्तों रुक करते हैं उस वक्त जितना शोर मचाते थे आज उतना ही है मौन। रुपए की गिरती कीमत को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, देश में रुपए के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 अंक के ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। राहुल समेत कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिए हैं और कुछ नेताओं ने पीएम मोदी को देश के लिए हानिकारक बता दिया है। वहीं कुछ ने पीएम मोदी को उनके पुराने भाषण की याद दिलाई है जब वो रुपए की गिरती कीमत को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सिलसिलेवार तरीके से हमला बोलते रहते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों की याद दिलाई। राहुल गांधी ने लिखा कि देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। यह आपके ही शब्द है ना प्रधानमंत्री जी। उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे आज रुपए की कीमत तेजी से गिरता देख आप उतने ही मौन हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी और अन्य भगवा पार्टी के नेताओं ने रुपए में गिरावट को लेकर यूपीए सरकार की आलोचना की थी। अब कांग्रेस पक्ष वापस कर रही है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रुपए की गिरावट को रोकने में असमर्थता के कारण सरकार अपनी सारी विश्वसनीयता खो रही है। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब रुपया मार्गदर्शक मंडल की उम्र पार कर चुका है, आगे और कितना गिरेगा, सरकार की साख और कितना गिरेगी। वाह मोदी जी। बता दें कि मार्गदर्शक मंडल भाजपा के दिग्गजों को शामिल करने वाले आकाओं का एक समूह है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में अब पर्चे और तख्तियों पर भी रोक। येचुरी बोले विफल होगी लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश। जी हां दोस्तों, 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद में मानसून सत्र के भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। पहले असंसदीय शब्द की सूची, फिर संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक और अब लोकसभा में पर्चे, पोस्टर व तख्तियों पर पाबंदी का फरमान जारी हुआ है। इसे लेकर विपक्षी नेता बुरी तरह से भड़क गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को मानसून सत्र के दौरान सदन में किसी भी तरह के पर्चे और तख्तियों के वितरण पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। माना जा रहा है कि संसद परिसर में धरने प्रदर्शन पर पाबंदी के बाद सदन में हंगामे के आसार को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। शुक्रवार को संसद परिसर में धरने और प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई थी, जबकि सदस्य बापू की प्रतिमा के समक्ष अक्सर जमा होकर प्रदर्शन करते नजर आते थे। इससे पहले गुरुवार को दोनों सदनों में असंसदीय माने जाने वाले शब्दों की नई सूची जारी की गई थी और इन्हें लेकर विपक्षी नेता पहले से खफा है। अब बैनर, तख्तियों व पर्चों पर रोक ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दी है। पिछले कुछ सत्रों के दौरान खासकर राज्यसभा में विपक्षी दलों ने भारी हंगामा किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर किया पलटवार। पीएम मोदी पर साधा डायरेक्ट निशाना। जी हां दोस्तों, गुजरात दंगों पर एसआईटी टीम की ओर से किए गए दावों पर कांग्रेस का भी जवाब आया है। पार्टी ने दिवंगत नेता अहमद पटेल पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी पलटवार किया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल ने कोर्ट के सामने बयान जारी किया था। एसआईटी ने कहा था कि 2002 के गुजरात दंगे के मामले में पीएम मोदी को घेरने की बड़ी साजिश में तीस्ता सीतलवाड़ भी एक मोहरा थी। जांच दल ने कहा था कि सीतलवाड़ का इस्तेमाल तब कांग्रेस के बड़े नेता रहे अहमद पटेल ने किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न्यूज़ पोर्टल को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार लाने जा रही है ये कानून। खत्म होगा 155 साल पुराना कानून। जी हां दोस्तों, डिजिटल मीडिया को लेकर नियंत्रण करने व अखबार के बराबर मानने के लिए केंद्र सरकार एक बिल लेकर आ रही है और इस बिल को कानूनी मान्यता मिलने के बाद न्यूज़ पोर्टल को भी अखबारों की तरह पंजीकरण करना आवश्यक हो जाएगा। अभी तक ये नियम सिर्फ समाचार पत्रों पर ही लागू है। दरअसल केंद्र सरकार 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को खत्म करने जा रही है और इसके स्थान पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल लाया जा रहा है। दोस्तों, ये बिल समाचार पत्रों के लिए नई व आसान पंजीकरण व्यवस्था होगी और इसके तहत डिजिटल मीडिया को भी लाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान ही इस बिल को पेश कर सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 बच्चों की नीति पर किसी कानून का समर्थन नहीं करूंगा, ओवैसी ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार 2 बच्ची की नीति या नियम बनाती है तो वो ऐसे कानून का समर्थन नहीं करेंगे। हैदराबाद से सांसद ने यहां पत्रकारों से कहा कि चीन ने गलत की थी, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि ये भारत के हित में नहीं है। मोदी सरकार पहले यह कह चुकी है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया था और उनके स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में भी ये कहा था।
दोस्तों ओवैसी से पूछा गया कि क्या वो जनसंख्या नियंत्रण के वास्ते केंद्र सरकार को 2 बच्चों को ही पैदा करने को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाती है तो क्या वो उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट घट रही है। 2030 तक देश की जनसंख्या पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा तय कर सकती है उम्मीदवारों के नाम, कई नामों की चल रही है चर्चा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी कार्ड खेलने वाली भाजपा शनिवार को उपराष्ट्रपति चुनाव पर अपने पत्ते खोलेगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए पार्टी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और चर्चा है कि इस चुनाव में भाजपा अगड़े वर्ग के किसी चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपा की अगुवाई वाले आरजेडी के पास पर्याप्त संख्या बल है और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस चुनाव में भी भाजपा को कुछ गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों जैसे बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने का भरोसा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज सीएम का माइक छीना, कल पैंट खींचेंगे शिंदे फडणवीस सरकार। 6 महीने भी चली तो बड़ी बात, शिवसेना सांसद का आपत्तिजनक बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज सीएम एकनाथ शिंदे का माइक खींचा है, कल वो पैंट खींचेंगे और डांस करेंगे। महाराष्ट्र की ये नई शिंदे फडणवीस सरकार 6 महीने भी टिक जाए तो बड़ी बात समझिए। ये बयान शिवसेना सांसद विनायक राउत ने दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता अजीत पवार ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि आने वाले कल में और पता नहीं क्या क्या खींचा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू थी, उनके बगल में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री से एक सवाल किया। मुख्यमंत्री ने उस सवाल का जवाब देना शुरू किया, तभी उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने सीधे उनके सामने से माइक खींचकर उस सवाल का जवाब दे दिया और माइक फिर से सीएम शिंदे के सामने रख दिया। अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री के बोलते वक्त बीच में से ही माइक खींचना क्या सही है। विपक्ष को इस मुद्दे पर बयानबाजी करने का जबरदस्त मौका मिल गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कब होगी बारिश, यूपी और बिहार में कब बरसेंगे बादल, मौसम विभाग से ताजा हाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मानसूनी सीजन में बारिश के कारण हुए हादसे में अब तक 102 लोगों की जान जा चुकी है और इसमें 3 मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। वहीं गुजरात में अब तक 90 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है और इसके अलावा असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कछार जिले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे सूबे में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 194 हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। 2 अक्टूबर से पहले भी शुरू हो सकती है कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा, बैठक में लिया गया ये अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर के नव संकल्प चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस के आला कमान ने तय किया था कि 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की जाएगी, लेकिन अब योजना बन रही है कि तकरीब 3500 किलोमीटर की इस पदयात्रा को 2 अक्टूबर से पहले भी शुरू किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने 2 अक्टूबर को होने वाली भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर पूरी रूपरेखा की तैयारी कर ली है और दिल्ली में हुई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के साथ भारत जोड़ो यात्रा के अध्यक्षता वाली समिति के मुखिया दिग्विजय सिंह के साथ हुई बैठक में कई और पहलुओं पर चर्चा की गई। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की सबसे बड़ी भारत जोड़ो पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होनी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले जनता के साथ रूखे व्यवहार के चलते यूपी सूखे की चपेट में। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के जनता के साथ रूखे व्यवहार के चलते ही राज्य सूखे की चपेट में आ गया है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बारिश न होने से खरीफ की बुआई रुकी हुई है। सरकार के कथित पौधारोपण अभियान पर भी सूखे का साया मंडराने लगा है और लगभग पूरे प्रदेश में स्थिति काफी चिंताजनक है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि समय से बरसात नहीं होने से धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बहुत जगह तो खरीफ की बुआई ही रुक गई है और एक अंदाजा है कि इस साल खरीफ की बुआई 6 लाख हेक्टेयर कम होने जा रही है। राज्य सरकार ने 60 लाख हेक्टेयर धान रोपाई का लक्ष्य रखा, जबकि 27 लाख हेक्टेयर धान की ही रोपाई अब तक बामुश्किल हो सकी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने मौसम की पूरी जानकारी के बगैर 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
घोषित कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव पटना एसएसपी के समर्थन में उतर आए हैं और पीएफआई से आरएसएस की तुलना पर ऐसी बड़ी बात कही है। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा आरएसएस की तुलना पीएफआई से करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एसएसपी का बचाव करते हुए कहा कि पटना के एसएसपी ने जिस तरह की बातें कही हैं और अब सभी को अंदाजा हो गया है कि आखिर आरएसएस का वर्क कल्चर क्या है। हम सभी लगातार पहले से ही संघ के कार्यशैली को लेकर बातें करते रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से एसएसपी को हटाने की मांग और उन पर जुबानी हमला करना ठीक नहीं है। बता दें कि राजधानी पटना में पुलिस ने पीएफआई के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है और गुरुवार को पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है और इस बीच उन्होंने पीएफआई की ट्रेनिंग की तुलना आरएसएस से कर दी, जिसको लेकर बवाल मच गया। और इस मामले में अब शुक्रवार को एसएसपी की पहली प्रतिक्रिया आई है। शुक्रवार को बातचीत करते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।